बलिया कांड के मोस्ट वांटेड अब कानून के शिकंजे में है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ धीरेन्द्र सिंह और डब्लू सिंह को लेकर लखनऊ से बलिया जा रही है। बलिया में धीरेन्द्र सिंह पर गोलीकांड का एक एक हिसाब होगा। आज लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे से एसटीएफ ने बलिया के इस गोलीमार को धर दबोचा। अपने रसूख का इस्तेमाल कर सरेंडर की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अब धीरेन्द्र सिंह की लुकाछिपी का खेल खत्म हो गया है। एसटीएफ के हत्थे कैसे चढ़ा, दुर्जनपुर का ये डब्लू सिंह गोंडा टू लखनऊ वाया बिहार गिरफ्तारी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बलिया गोलीकांड की ये खूनी वारदात आप भूले नहीं होंगे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के सामने तड़ातड़ गोलियां चली। देखिए इधर सर, देखिए इस गोलीकांड का मोस्ट वांटेड 3 दिनों तक पुलिस को छकाने के बाद अब गिरफ्तार हो चुका है। कैमरे पर आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने उस दिन की पूरी कहानी सुनाई, जिसमें वो बार बार खुद को बेकसूर बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे भीड़ देखा तो मैं एसडीएम साहब बोले कि नहीं, ये कोटे की दुकान खत्म करते हैं, अब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा। हम कहे कि सर आपने ही तो कहा था कि जिधर से संख्या ज़्यादा होगी उसका घोषणा होगा, तो सर अब घोषणा किए कर दीजिए। वो बोले कि नहीं, घोषणा नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों की तो मिली भगत थी। प्रशासन मौजूद है। जैसे एसडीएम क्षेत्राधिकारी और बीडीओ अपनी गाड़ी में बैठे, तब तक 80 साल के बुजुर्ग मेरे पिताजी हेडमास्टर टीचर से रिटायर है, उनको जाकर के सबसे पहले इसी पाल, यही जो अभी पता चल रहा है कि गोली लगी है, इतनी जनसंख्या थी कि उसमें गोली चल रही थी, धड़ाधड़ कारतूस दुनिया भर के सुनाई दे रहे थे। मैं उस समय मौजूदा एसडीएम और कोतवाल के सामने खड़ा था। जब ये देखा कि उधर गोली चल रही, मैं बोला सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, देखिए अभी उधर बवाल हो गया। मैं ये कह रहा था कि बवाल हो रहा है, बवाल हो रहा है, बवाल होगा। आप लोग बार बार करें कि बवाल नहीं होगा। सर ये बताइए, ये कौन सी मानसिकता है, कौन सी नैतिकता है? आप जब अधिकारी, शासन, प्रशासन जब यही करेगा तो मैं क्या करूँगा? सर आप जनसमूह देख लिए, फिर भी गाड़ी में बैठ लिए, सर रुकवाइए रुकवाइए। जब तक मैं देखा मेरे फादर उधर गिर पड़े और उसके ऊपर भाभी हमारी गिर पड़ी, वो तमाम ये लोग कम से कम 50 लोग वो मार डंडा से, लाठी से और फायरिंग कर रहे हैं, कट्टा से, अवैध हथियारों से। मैं ये नहीं देखा कि किसको गोली लग रही, किसको नहीं। मैं भी दौड़ के गया, उसमें देखा तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं। उसमें वीडियो है कि जितने लोग उधर के हैं सब लोग हमारे परिवार को एकत्रित करके और वहां पे धमाधम लाठी चला रहे हैं। फिर मुझे क्षेत्राधिकारी और सदानंद यादव प्लस 3-4 पुलिस मिल करके पकड़े भी हैं और मार डंडा मार रहे हैं। बलिया में 15 अक्टूबर को वारदात हुई थी। इसके बाद धीरेन्द्र सिंह बिहार भाग गया। वो सरेंडर करने का प्लान बना रहा था, ऐसे में वकीलों के संपर्क में था। लखनऊ में वो मामले के शांत होने तक छिपकर रहना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही मुखबिरी से उसे पकड़ लिया गया। मोस्ट वांटेड धीरेन्द्र और डब्लू सिंह को लखनऊ के एसटीएफ दफ्तर में रखा गया है। बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और लखनऊ में जो यूपी एसटीएफ का दफ्तर है, इसी में धीरेन्द्र सिंह को रखा गया है और एसटीएफ के जो आला अफसर हैं धीरेन्द्र सिंह से पूछताछ कर रहे हैं। एसटीएफ का कहना है कि धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे से पकड़ा गया है। आज सुबह ही वो यहाँ पे आया था। एसटीएफ ये कह रही है कि अभी तक की जो पूछताछ में धीरेन्द्र सिंह ने बताया है कि वो घटना के बाद बिहार चला गया था और बिहार से वो लखनऊ आया था। लखनऊ में जो बलिया के लोग रहते हैं उनके घर वो छुपकर रहना चाहता था। उसकी पुलिस ये कह रही है कि उसकी अभी ये कोशिश नहीं थी कि वो सरेंडर करे, लेकिन उसको ये लग रहा था कि किसी के घर में छुप जाएगा, जब मामला शांत हो जाएगा तब जाकर कोर्ट में सरेंडर कर देगा। फिलहाल धीरेन्द्र सिंह यहाँ है और एसटीएफ ये कह रही है कि जब बलिया पुलिस आएगी तो उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। बलिया का ये मोस्ट वांटेड कैसे एसटीएफ की गिरफ्त में आया? यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार ने बात की। कि किस तरह से इसको धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया? आज सोर्स इंफॉर्मेशन पे एसटीएफ ने गाजीपुर थाने के अंतर्गत पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से इसकी गिरफ्तारी की है और इस अभियुक्त पे 50,000 का इनाम था। और इस पूरे घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए डीजीपी महोदय ने एसटीएफ की टीम भी लगाई थी और इसके अपेक्षित परिणाम आज मिले हैं और जो मुख्य आरोपी था ये गिरफ्तार किया गया है और अभी तक इस प्रकरण में
5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा 5 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें 3 ऐसे लोग बच गए हैं जो नामजद हैं और जिन पे की नाम घोषित है, और उनकी भी गिरफ्तारी हम जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। ये जो धीरेन्द्र है ये कहाँ भाग गया था घटना के बाद, क्या पता चल रहा है, कैसे लखनऊ आया? ये तो किस तरह से यहाँ आया ये जांच का विषय है और विवेचना इसकी हो रही है। फिलहाल इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था और इसमें हम लोगों को आज सफलता मिली है। और घटना 15 तारीख की है और आज सुबह सुबह इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। एसटीएफ के हत्थे चढ़ा बलिया गोलीकांड का आरोपी धीरेन्द्र सिंह कैमरे के सामने सिर्फ अपने हिस्से का सच कह रहा है, क्योंकि दूसरे साइड का सच गोलीकांड में मारे गए मृतक जयप्रकाश पाल का पूरा परिवार बता रहा है। रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह बलिया में ग्राउंड जीरो पहुंचे, मृतक जयप्रकाश पाल के घर वालों से बात की। बलिया के मोस्ट वांटेड आरोपी नंबर 1 धीरेन्द्र प्रताप सिंह को आज यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद हम बलिया में मौजूद हैं और बलिया में पीड़ित परिवार इस समय इंडिया टीवी पर मौजूद है। उनसे सीधे बात करते हैं, जानते हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद उनका क्या कहना है। जयप्रकाश पाल जी के छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े भाई मौजूद हैं, उनका बेटा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले छोटे भाई से बात करते हैं। आप ये बताइए कि गिरफ्तारी हुई है, अब इस गिरफ्तारी के बाद पहला रिएक्शन आप लोगों का क्या है कि आपको कुछ संतुष्टि मिली कि नहीं? कुछ संतुष्टि मिली है, लेकिन हम लोगों का कहना है जन्मा कि वो फिर जन्मा कि उस अपराधी को छोड़ दिया जाएगा तो हम लोगों का आगे चल करके जान का खतरा है। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे अपराधियों को जन्मा कि फांसी की सजा दे देनी चाहिए। आप लोग मतलब फांसी की डिमांड करते हैं इस मामले में, जल्द से जल्द फैसला? बहुत दबंग आदमी है, इसलिए हम लोगों का हम इसी के लिए डर लग रहा है। और आप लोग की भी कोई डिमांड है सरकार से, कोई मांग है सरकार से? हाँ, मांगे हैं 50 लाख रुपया, एक लड़का का नौकरी और पत्नी का पेंशन। जिस तरीके से विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस मामले में पक्ष रखा है आरोपी का, जिस तरीके से साथ दिया है आरोपी का, उसको लेकर के भी गांव के लोगों में रोष है, परिवार के बीच में रोष है। बेटे अभिषेक पाल हमारे साथ मौजूद हैं, जयप्रकाश पाल जी के, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, आप बताइए कि विधायक सुरेंद्र सिंह ने जिस तरीके से आरोपी का पक्ष रखा, आज उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने तलब किया हुआ है, आप क्या मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से? क्या कोई कार्रवाई इनके खिलाफ भी होनी चाहिए, विधायक जी के खिलाफ भी? हाँ, होनी चाहिए। निलंबन की क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? निलंबित। किसको निलंबित किया जाए? विधायक सुरेंद्र सिंह को। क्या कारण है इसके पीछे? इसलिए कि वो इनसे मिली भगत है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह से, उन्हीं के इशारे ये सब काम करते रहते हैं। अभिषेक, क्या मन में अभी भी आप लोग के डर है, आरोपी गिरफ्तार हो गया, क्या अभी भी डर है? हाँ, अभी भी डर है कि अगर वो छूट जाएगा तो फिर वही काम करेगा। पीड़ित परिवार बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से भी बेहद नाराज है। मृतक जयप्रकाश पाल के बड़े भाई ने सीएम योगी आदित्यनाथ से विधायक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बड़े भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, जयप्रकाश पाल जी के। आप बताइए कि आपकी तरफ से क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में सरकार हम लोगों की जितनी मदद कर सके वो मदद करे और हम लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करे और हमारे परिवार को एक असलहा किसी भी तरह से प्रोवाइड करे ताकि हम लोग अपनी आत्मरक्षा कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि पीड़ित परिवार की जो हमारी छोटी जो है भाई की पत्नी है, उनके बच्चों को नौकरी मिले, 50 लाख रुपया मिले और उनका पेंशन हो। और हम लोग पूरा, हम ही लोग नहीं, गांव के जितने भी लोग हैं, जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं, वो लोग जितने भी हैं सब डरे हुए हैं। उनसे कोई भी सामने फूल कर बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। अभी भी डर है आप लोग के मन में? बिल्कुल डर है। और वो लोग जिस तरह के हैं और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो जिस तरह का वक्तव्य अपना दे रहे हैं, उससे हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो उनके दबाव में ही काम कर रही है और हम लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया भी जा सकता है। आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने अपनी सफाई में कहा था कि दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से उस पर हमला किया, लेकिन पीड़ित परिवार ने इस आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा बताया है।
आप बताइए कि जो वीडियो आए थे सामने उसमें ऐसा लग रहा था देख करके कुछ लोगों से कि जो दोनों पक्ष हैं वो आमने सामने आ गए थे, तो ये भी स्थिति बन गई थी क्या पूरी तरीके से कि दोनों पक्ष आमने सामने थे, लाठी डंडा चल रहा था, ईंटा चल रहा था? वही लोग हम लोगों का वही ईंटा पत्थर ले करके हम लोग को चहेट लिए, हम लोग भाग रहे थे जनबा अपना जान बचा कर, तब तक मेरे भाई के जनबा के फायर करना चालू कर दिया धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह। तो आप लोग की तरफ से कोई भी लाठी डंडा? कोई लाठी डंडा हम लोगों के ईंट पत्थर नहीं था, हम लोग तो वोट देने के लिए गए थे, हम लोग तो प्रत्याशी भी नहीं थे। अभिषेक, आपका भी यही कहना है कि जो शुरुआत हुई और बाकी चीज़ें हुई वो उन्हीं तरफ से हुई? हाँ, उन्हीं के तरफ से हुई, आप लोग की तरफ से नहीं हुई? नहीं, पूरा वीडियो में पूरा दिखाई दे रहा है कि किधर से हुआ है। उन्हीं लोगों की तरफ से पहले डंडा चला और ईंट पत्थर चला, उसके बाद वीडियो में ऐसा भी दिख रहा है कि आमने सामने दोनों पक्ष हैं, कुछ लोग इधर से डंडा लेके खड़े हैं, कुछ लोग सामने से डंडा लेके खड़े हैं। तो अगर एक ही पक्ष के होंगे तो आमने सामने थोड़ी ना खड़े होंगे, वो तो एक ही तरफ खड़े होंगे, आमने सामने भी लोग दिख रहे हैं। तो क्या कोई पुरानी बात भी थी क्या इसमें? नहीं, पुरानी बात कोई नहीं थी, हम लोग वोट देने के लिए वहाँ पे गए थे, हम वहाँ पे मौजूद थे। जिन अधिकारियों के सामने गोलीकांड को अंजाम दिया गया उन्हें सस्पेंड किया जा चुका है। तो बड़ी खबर यह है कि बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब कानून के शिकंजे में है। एसटीएफ की टीम धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ से लेकर बलिया जा रही है। करीब 2 घंटे पहले एसटीएफ की एक टीम धीरेन्द्र सिंह को लेकर लखनऊ से रवाना हुई है। रात 10 बजे के होते होते यूपी एसटीएफ यहां पहुंचेगी, jहां धीरेन्द्र सिंह को बलिया पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त बलिया में मौजूद हैं। विशाल, पूरा घटनाक्रम अगर देखा जाए तो आज सुबह एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तारी लखनऊ से की है, इस बीच कहां वो रहा, कैसे एसटीएफ की टीम उस तक पहुंची, कैसे जानकारी मिली, अगर उस बारे में थोड़ा आप बता पाए। और परिवार के लोगों से हमने आपको सुना जब वो आपसे बात कर रहे थे, बहुत सारी डिमांड्स भी उनकी हैं। बिल्कुल पंकज, पहले मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दूं। इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये जानकारी मिली है कि जब डब्लू सिंह मौके से भागा है दुर्जनपुर गांव से, तो सबसे पहले बताया जा रहा है चूंकि सटी हुई सीमा बिहार की पड़ जाती है, बिहार प्रदेश की पड़ जाती है, यही वजह है कि वो सबसे पहले बिहार में भाग के गया है, अपने एक हाइड आउट पर गया है, अपने किसी जानने वाले के पास गया है। लेकिन जब वहां पर उसको बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई, बहुत ज़्यादा उसको कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाया, बहुत ज़्यादा उसकी सरेंडर की बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, तो उसके बाद उसने लखनऊ में अपने एक जानकार से मिलने के लिए वक्त लिया है और वो वहां पहुंचा है लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे पर, जहां पर यूपी एसटीएफ की कई सारी टीमें लगातार वहां पर पीछा कर रही थी। और ये भी उनके पास जानकारी थी कि हत्या का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह लखनऊ आएगा पॉलिटेक्निक चौराहे पर अपने किसी वकील से या जानने वाले से मिलने के लिए, ताकि वो कुछ दिन लखनऊ में हाइड आउट कर सके, अपने आप को छुपा के रख सके, और जब ये मामला ठंडा पड़ जाए तो वो अपने आप को सरेंडर कर सके कोर्ट में। हम इस समय बलिया कोर्ट के ठीक सामने मौजूद हैं। बलिया कोर्ट में ही कल आरोपी, जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह की पेशी होगी। और यहां पर कल पूरा दिन, यानी कि कल जो दिन बीत चुका है पंकज, यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जबरदस्त तरीके से इंतजाम किए गए थे। हर गेट पर बलिया पुलिस को तैनात किया गया था, क्योंकि चर्चा यह भी थी कि शायद धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो बीता हुआ कल है उस दिन यहां पर आकर के सरेंडर। जरा विशाल ये बताइए कि लगभग कितना वक्त लगेगा? कहा जा रहा है कि 10 बजे तक यहां एसटीएफ की टीम लेकर आएगी, फिर हैंडओवर किया जाएगा बलिया पुलिस को, कल कोर्ट में भी पेश किया जाना है, क्या कुछ आगे होगा? देखिए पंकज, जो हमारी अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक 10 से 11 बज सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि चूंकि शाम का वक्त है, ट्रैफिक रहता है और लखनऊ से बलिया की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर है, लगभग 8 से 9 घंटे बहुत आराम से लगते हैं लखनऊ से बलिया पहुंचने में। तो हो सकता है टाइम 11 से ज़्यादा बढ़ जाए अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता है। जो बलिया पुलिस है, चूंकि यूपी एसटीएफ भी उत्तर प्रदेश की है, बलिया पुलिस भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई कागजी कार्रवाई नहीं होनी है। ये आमतौर पर तब होता है जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ट्रांजिट रिमांड दी जाती है। बलिया पुलिस को तुरंत हैंडओवर कर दिया जाएगा। जो कागजी कार्रवाई होती है वो लखनऊ में पूरी की जा चुकी है। और कल जहां पर इस समय हम मौजूद विशाल, कई सारे सवाल और भी हैं, सत्र न्यायालय में कल यहां पर पेश किया जाएगा। विशाल, कई सारे सवाल और भी हैं, क्योंकि यूपी पुलिस जो है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर है। 96 घंटे तक नहीं पकड़ पाई यहां पर धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू को, तो उस पर सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच किस तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, किस तरह से अब लगभग 10 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिनमें 5 नामजद हैं, 3 अभी भी फरार हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल्स मिल पाई क्या? देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं कि सबसे जो
पुलिस के लिए सबसे बड़ी नाक का सवाल था वो था धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू की गिरफ्तारी। लेकिन लोकल पुलिस ने यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दबाव था वो बहुत ज़्यादा बना रखा था। ये भी बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह के कई सारे रिश्तेदारों को, कई सारे जानकारों को भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा था ताकि किसी भी तरीके से आरोपी को सरेंडर करने से रोका जा सके, क्योंकि अगर सरेंडर वो कर देता कोर्ट में आकर के तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता। चलिए आप नजर बनाए रखें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि विशाल बता रहे हैं, लगभग 10 से 11 बजे के करीब एसटीएफ की टीम जो धीरेन्द्र उर्फ डब्लू को लेकर रवाना हुई है, लखनऊ से बलिया आ रही है, वो 10 से 11 के बीच पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विशाल प्रताप सिंह। और बलिया गोलीकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ है और गोंडा के महंत पुजारी के खूनी खेल का भी पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने मंदिर के महंत को गिरफ्तार किया है क्योंकि न सिर्फ उसने पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत पुजारी को गोली मरवाई बल्कि पुलिस को बरगलाने की कोशिश भी की, लेकिन महंत की यह साजिश कामयाब नहीं हो पाई और अब वो सलाखों के पीछे है। जिसे गोली लगी है उस पुजारी के ठीक होने का पुलिस अब इंतजार कर रही है ताकि उसे भी गिरफ्तार किया जा सके। गोंडा में 11 अक्टूबर को रात 2 बजे पुजारी पर गोली चली और एक सियासी तूफान खड़ा हो गया, लेकिन अब मामला पूरी तरीके से बदल गया है। गोंडा में हम उसी मंदिर में मौजूद हैं जहां पुजारी पर गोली चली थी, लेकिन अब सामने आया है कि महंत ने ही पुजारी पर गोली चलवाई थी और यह सब साजिशन किया गया था ताकि प्रधानी के चुनाव में मौजूदा प्रधान को फायदा पहुंचाया जा सके। यूपी के गोंडा में एक पुजारी पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मंदिर के मुख्य महंत सीताराम दास ने पूरी साजिश रची। उसके साथ गांव का प्रधान और मंदिर का पुजारी भी शामिल था। मकसद था गांव के पूर्व प्रधान अमर सिंह को रास्ते से हटाना। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये प्राचीन मंदिर है जहां एनुअल मेला लगता है। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने यहां पुजारी सम्राट सोए हुए थे। ये बेड लगा हुआ है। जो पहले कहानी बताई गई उस कहानी के अनुसार वो रात को 2 बजे सोए हुए थे, तब उनको गोली लगी, लेकिन यहीं से उनकी कहानी में पेच ढीले होने लगे। सबसे पहले देखिए, गोली का निशान एक गोली चली, वो यहां टकराई, तो सवाल उठता है कि अगर आदमी यहां सोया है तो कैसे उसके कंधे से टकराकर गोली ऊपर जा सकती है, और यहीं से पुलिस को शक हुआ। बाद में अब पुलिस ने जांच के बाद बताया है कि महंत के आदेश पर, षड्यंत्र पर सम्राट पुजारी जो है उस पर गोली कंधे पर सटाकर मारी गई, और जिस वक्त गोली मारी गई वो सोए हुए नहीं थे, वो जाग रहे थे और खड़े हुए थे, इसीलिए कंधे से टकराकर गोली सीधे यहां गई। जो तहरीर प्राप्त हुई उसमें पुजारी ने 4 लोगों को नामजद किया जिनसे इनके पूर्व में विवाद चल रहे थे, जो उसी गांव के रहने वाले थे। इस घटना का आज सफल अनावरण किया गया है और ये पाया गया है कि जो बात बताई गई थी वो पूरी तरह से असत्य और निराधार थी। ये उन 4 लोगों को फंसाने की साजिश थी और आज इस साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। गोंडा के राम जानकी मंदिर के पुजारी पर 10 अक्टूबर की रात 2 बजे गोली चली तो खूब हो हल्ला हुआ। पूरा विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर टूट पड़ा। सुबह होते ही यह खबर वायरल कर दी गई। जमीन माफिया के गोलीकांड को जातिवाद से जोड़कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर गोंडा को ट्रेंड करा दिया गया। सवाल उठे, एक महंत के राज में पुजारी सुरक्षित नहीं। योगी को बदनाम करने की कोशिश करने वाले ज्यादातर ट्विटर हैंडल्स कांग्रेस पार्टी के हैं। 10,000 से ज्यादा ट्विटर हैंडल से योगी पर अटैक किया गया। इन हैंडल से करोड़ों लोगों के मोबाइल तक झूठ फैलाया गया। मुख्य साजिशकर्ता ने मौजूदा प्रधान विनय के साथ मिलकर यह साजिश रची, और जब यह मामला सामने आया था तो देखा गया था कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आप राजस्थान के पुजारी की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी में पुजारी को गोली मारी गई है और यहां की सत्ता में बदलाव होना चाहिए। राजनीतिक रंग इस पूरे मामले ने लिया था, लेकिन अब पुलिस ने खुलासा किया है कि यह षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र में महंत शामिल था। उस वक्त महंत इस कमरे में सो रहा था। पुलिस को दूसरा शक तब हुआ जब महंत इस घटना के बाद घायल पुजारी को लेकर पुलिस के पास नहीं गया, अस्पताल नहीं गया, मौजूदा प्रधान विनय के पास गया। सवाल यह कि विनय के पास क्यों, और विनय के पास जाने के बाद उसी की गाड़ी में बैठकर ये अस्पताल पहुंचे और इस पूरी घटना में
यहां आपको बता दें, सम्राट को भरोसा दिया गया था कि आपको कुछ नहीं होगा, जान नहीं जाएगी, और इस सब के लिए प्रोफेशनल किलर्स को हायर किया गया। गोंडा के पुजारी का गोलीकांड पूरा का पूरा फिल्मी निकला है। इस केस में पुलिस ने महंत सीताराम दास समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस साजिश में वो पुजारी भी शामिल था जिसकी बाह में गोली लगी है, जिसने लखनऊ के अस्पताल में तड़पता हुआ अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसका सच कुछ और निकला। अस्वस्थ हैं और थोड़ा दर्द हो रहा है। बाकी जैसे कि हमें पता चल रहा है कि सब लोग बता रहे हैं कि 2 लोगों को पकड़ लिया गया है और आगे उनकी कार्रवाई अच्छी होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और हम योगी जी से यही चाहते हैं कि उसके ऊपर कम से कम 21 मुकदमे हैं, तो उसको ध्यान से थोड़ा एक बार देखिए। एक संत पर हमले को लेकर गोंडा पुलिस और योगी सरकार को बदनाम करने के लिए झूठी कहानी बनाई गई। राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को गोली मारी गई। महंत ने गांव के पूर्व प्रधान अमर सिंह समेत 4 पर केस किया। अमर सिंह पर मंदिर की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया। अमर सिंह पर महंत को मरवाने के लिए सुपारी देने का आरोप लगा। महंत की बजाय मंदिर के पुजारी को गोली मारकर भागा शूटर। गोंडा में इस पूरे विवाद की जड़ पे ये जमीन है। मंदिर प्रशासन के पास 125 बीघा जमीन जिस पर खेती होती है, उसकी आमदनी को लेकर ये पूरा झगड़ा है। आपको बता दें कि गांव में एक ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट के प्रबंधक पूर्व प्रधान अमर सिंह थे, जिस पर आरोप जड़ा गया। लेकिन महंत सीताराम की कोशिश थी कि इस जमीन से होने वाली आमदनी पर उसका कब्जा हो, और इसी साजिश के तहत प्रधान, जो कि मौजूदा प्रधान है, उसके साथ मिलकर ये साजिश रची गई। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या उनका भी कोई ट्रस्ट में लेना देना है? सर, उनसे कोई बल्ला नहीं था सर, लेकिन इसमें हमारे यहाँ 2 ही चीज था। सीताराम जी का कहना था कि अगर अमर सिंह जेल चले गए तो जमीन हमको, जो हमारे यहाँ वर्तमान में 111 बीघे जमीन है, वो हमारे हाथ आ जाएगी। और प्रधान जी जो विजय कुमार सिंह हैं, उनको ये था कि अगर अमर सिंह जेल चले गए तो हम दूसरी बार इलेक्शन जीत लेंगे। पूरी प्लानिंग के साथ सब सेट किया गया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, लेकिन पुलिस ने महंत की कारस्तानी पर पानी फेर दिया। उसके वायरल ऑडियो का झूठ भी सामने आ गया। हेलो, हाँ, मैं सीताराम दास महाराज बात कर रहा हूँ तेरे मनोरमा से। कहिए। अच्छा, ऐसा है कि हमें मंदिर सूचना मिल रही, वहाँ बम जग रहा है। हाँ, तो क्या घटना है? आपने एक जल में आप जैसे ही आए, सुरक्षा हटा दी गई। इसके बाद ये सब घटनाएं हो रही हैं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा आप दिखवाइए, संज्ञान में लीजिए अपने। ये सब संज्ञान लिए, हमारे सिपाही हैं वहाँ मौजूद हैं। नहीं, सिपाही मौजूद है उसकी बात नहीं, किसने बम दागा मुझे ये प्रूफ चाहिए। मुझे ये प्रूफ चाहिए, किसने बम दागा, किसने ये घटनाओं को अंजाम दिया, ये मुझे प्रूफ चाहिए। कहाँ पे बम दागा है? ये मंदिर के पास में बम दागा है। कोई नहीं बम दागा है मंदिर के पास में। हमारे सिपाही गए थे वहाँ पे, हमारा आपके होम गार्ड ने, जस्ट मिनट, आपके होम गार्ड ने हमें फोन करके बताया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, है ना? उनके होमगार्ड से भी बात करते हैं। हाँ, आप उनसे बात कर लीजिए। देखिए, गलत बात है, जातिवादी राजनीति आप लोग मत करिए। ऐसी जातिवादी राजनीति? हाँ, जातिवादी राजनीति। आप एक पद पर हैं, आप एक एसओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, थाना के इंचार्ज है आपके पास, है ना? ये सब जातिवादी राजनीति मत करिए, नहीं तो गोंडा में 70% ब्राह्मण है, आप याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत गलत बात है। आप जब से संदीप सिंह आप एसओ आए हैं, बात समझिए हमारी, ठीक है? आपको जो करना हो आप कीजिएगा, ठीक है? लेकिन मैं बेफालतू के मामलों में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। अगर मैं जिस दिन इंटरफेयर कर दूंगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा, है ना? हुकारी मत भरिए आप। मैं बता रहा हूँ, कोई अगर घटना होती है तो 302 के ऊपर होगा। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है? हुकारी न भरे तो मना करें। नहीं, मैं आपसे एक बात निवेदन कर रहा हूँ, ऊपर जाएगा और दुनिया कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप एक षड्यंत्र के तहत लिटिया चौक थाने पे आए हैं, ठीक है?
महंत सीताराम दास की बरगलाने वाली सारी बातें भी सामने आ चुकी हैं। रात में मैं विश्राम कर रहा था। हमारे पुजारी जी सो रहे थे बाहर मंदिर प्रांगण में सो रहे थे और आगे साइड होमगार्ड बैठे हुए थे। अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है और तब से पुजारी जी आवाज़ लगाते हैं कि महान जी कोई आपको पूछ रहा था, पूछते पूछते हमको गोली मार दिया। यही घटना हुई थी। फिर क्या किया आपने? फिर इसके बाद हमने पहले तो कोतवाल महोदय को फ़ोन लगाया, लेकिन कोतवाल महोदय हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किए, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार हुई थी लेकिन कोतवाल ने कोई एक्शन उस पर नहीं लिया था। और जब पहले भी कई घटना, हाँ, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई। मंदिर पे गोला फेंके जाते थे, बम फेंके जाते थे। कौन लोग थे ये जो थे? ये लोग यही लोग थे, विपक्षी लोग थे। लेकिन अमर सिंह थे, अमर सिंह के साथ दरोगा सिंह थे, अनिल सिंह थे। ये लोगों की हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है विद प्रूफ। ये लोग कई बार हमें धमकियां भी देते थे, कई बार बम फेंकते थे, लेकिन एसओ महोदय क्या सोच करके हमें खुद समझा देते थे कि महाराज जी आपकी मैं सुरक्षा बढ़ा देता हूं, आप चुप रहिए, बड़े अधिकारियों को सूचित मत करिए। बीती रात में जो घटना घटित हुई थी इन्हीं लोग थे शामिल? हाँ बिल्कुल, यही लोग थे। हमारे पुजारी जी ने जैसा कि बताया तो उनके हिसाब से यही लोग थे और यही लोग हमारे दुश्मन हैं, यही हमारे ऊपर हमला करवाते हैं। महंत सीताराम दास पूरे बगुला भगत निकले, खुद षड्यंत्र रचा, जिसके पीछे वजह साफ हो चुकी है। अमर सिंह को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची गई। 150 बीघा जमीन पर महंत और अमर सिंह में विवाद था। प्रधान विनय सिंह के साथ अमर सिंह की पुरानी रंजिश थी। प्रधान के चुनाव से पहले अमर को जेल भेजना चाहते थे। कुल 11 आरोपी, 7 की गिरफ्तारी, 1 आरोपी फरार। अस्पताल से छुट्टी के बाद पुजारी की गिरफ्तारी होगी। महंत सीताराम एमपी के रीवा से संबंध रखता है और 2 साल पहले ही इस मंदिर में रहने लगा था और यहां आने के बाद उसने ऐसा रुतबा कायम किया कि यहां के स्थानीय लोगों के मामले निपटाने लगा और इसी के साथ महंत के तौर पर प्रभाव बढ़ता चला गया। यहां एलईडी टीवी लगा है और यहां किसी को आने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो साधु के वेश के कुछ कपड़े जरूर यहां पड़े हैं, कुछ कंबल आपको दिखाई देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रूम हीटर भी आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप इस दरवाजे के पार देखेंगे तो आपको बियर की कैन और शराब की बोतल दिखाई देगी जो इस महंत की पोल खोल रही है। लेकिन यह सब तब हुआ जब ये मामला पुलिस ने खोलकर रख दिया। आपको बता दें कि महंत सीताराम अपने आप को इंजीनियर बताता है और जातीय समीकरण का हवाला देकर स्थानीय पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो ब्राह्मण वोट बैंक को गिनाते हुए नजर आया था। लेकिन अब पोल खुलकर सामने आ गई है। उधर हैदराबाद में बाढ़ से एक बार फिर से तबाही आई है। बारिश से बदतर हालात ने अब तक 50 लोगों की जान ले ली है। हालांकि आज बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम विभाग ने कल फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद में कल की बारिश से बर्बादी के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। सैकड़ों गाड़ियां बर्बाद हो गई, लोगों की पहली मंजिल अभी भी डूबी हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर लेकर जा रही है। कल की तेज बारिश के बीच बालापुर झील का बांध टूट गया, जिसकी वजह से कई कॉलोनीज डूब गई। देखते देखते सड़क पर खड़ी कारें, बाइक, ऑटो बहने लगे। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कि किस तरह से बारिश ने हाईटेक सिटी हैदराबाद को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। हैदराबाद के कई इलाकों में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसा एक इलाका है बाबा नगर। यहां पानी तो कम हो गया, लेकिन जो गाड़ियां पानी में डूबी थी वो अब भी बयान कर रहे हैं कि हालात कितने ज्यादा भयानक थे। पानी ने किस कदर तबाही मचाई है, ये तस्वीरें हम आपको एच ब्लॉक बाबा नगर से दिखा रहे हैं। फिलहाल पानी का स्तर कम हो गया है, लेकिन पानी में डूबी गाड़ियों की सूरत देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह यहाँ पर गाड़ियों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी आंखों के सामने एक एक गाड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए वाइट कलर की इस गाड़ी को देखिए, सारे शीशे इसके टूट चुके हैं। यहाँ पर देर रात 10 फीट तक पानी था। यही वजह है कि गाड़ी जो है यहाँ पूरी तरह पानी में डूब गई। अब इन गाड़ियों को एक एक कर पानी से दूर हटाया जा रहा है। इसके पीछे लगी हुई एक और गाड़ी पर आप नज़र डालिए, देखिए इस गाड़ी की क्या हालत यहाँ पर हुई है। ये बताते हैं शीशे जिस तरह से टूटे हुए हैं, इससे साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का जो वेग है वो कितना ज़्यादा रहा होगा, कितनी स्पीड से यहाँ पर पानी आया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देखिए एक और गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। यहाँ लगता है कि एक
और गाड़ी इसके ऊपर आकर गिरी है। इस वजह से इस गाड़ी की हालत हुई है, काफ़ी नई गाड़ी ये लग रही है। जिन लोगों की ये गाड़ियां हैं वो जब इन गाड़ियों को देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। जैसे जैसे आप इस एच ब्लॉक में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें आपको यहाँ से गाड़ियों की बहती हुई नज़र आई होंगी, वो सारी तस्वीरें एच ब्लॉक की है। देखिए ये एक यहाँ पे गुड्स व्हीकल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस गुड्स व्हीकल को भी हानि हुई है। बहुत सारे ऑटो रिक्शा जो घरों के बाहर खड़े हैं जगह जगह, आप देखिए किस तरह इनकी सूरत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। यहाँ पर आगे आप बढ़ते हुए चलेंगे, आपको देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी नज़र जाए, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, सारी गाड़ियाँ ज़बरदस्त टूट चुकी हैं। आप देखिए किस तरह से गाड़ी के शीशे टूटे हैं। पानी का वेग बहुत ज़्यादा था, बहुत सारा कचरा, पत्थर, पेड़ की शाखाएं इनके साथ चली आई। तो जिस जिस जगह पर पानी आया वहाँ पर इसका प्रहार जो है ये गाड़ियाँ झेल नहीं पाई। और आप देखिए किस तरह कबाड़ में सारी गाड़ियां यहाँ पर तब्दील हो गई है। आगे भी आपको अगर देखें तो यहाँ से 3-4 ऑटो नज़र आ रहे हैं। ये सारी गाड़ियां जो है पानी के वेग के साथ बहकर आई थी, अलग अलग लेन से यहाँ पर आई थी। एक स्थानीय शख्स हैं जो हमें बताएंगे कि क्या हुआ। बताइए क्या हुआ। मस्जिद है लोगों, हाँ पूरा मस्जिद में पानी, गाड़ियाँ जो है कहाँ से, कितनी बहुत सारी गाड़ियाँ तो यहाँ टूटी हुई हैं। ये उधर आगे गलियाँ थे, गलियों में की गाड़ियाँ पूरे पानी के वार्ड से इधर गलियों में आगे उधर पूरा वैसी गाड़ियाँ हैं समझो। आगे मस्जिद है, मस्जिद के पास भी पूरा पानी घुस गया है। देखिए आप, हाँ मस्जिद के दीवारें गिर गए, गेट गिर गए। देखिए यहाँ से बताया जा रहा है, देखिए घर, इसका डोर इस पानी के वेग से निकल गया। आप देखिए यहाँ पर मलबा जिस तरह से गिरा हुआ है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। आगे कहा जा रहा है कि एक मस्जिद भी है, उसकी भी दीवार गिरी है। दोपहिया वाहनों की हालत आप देखिए, यहाँ पर एक साथ ढेर का ढेर लगा हुआ है दोपहिया वाहनों का। ये सारी वाहन या तो यहाँ खड़े थे या फिर पानी के वेग के साथ दूसरी जगहों से बहकर यहाँ पर आए। बाढ़ से तबाही का मंजर आपने देखा। बाबा नगर के ही एक और हिस्से की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां तो अब भी गलियों में कंधे तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियां एक दूसरे पर पलटी हुई हैं, सड़क पर चलना तो दूर, बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। ये आप देखिए तस्वीरें, किस कदर तबाही का मंजर है। जो सबसे ज़्यादा इस बारिश ने तबाही मचाई है वो इलाका चंद्रायन गुट्टा का बाबा नगर है। अभी हम बी ब्लॉक से आपको ऊपर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर कॉलोनियाँ डूबी हुई है। बोट का सहारा लिया जा रहा है ताकि लोगों तक पहुँचाया जाए, उन्हें रेस्क्यू किया जाए। छत पर आप देखिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें खाना मिल जाए, उन्हें रसद मिल जाए। इस बोट के ठीक आगे आपको 2 बाइक्स नज़र आएंगी। देखिए किस तरह से वो पानी में डूबी हुई है। कारों का क्या हाल है, एक बार टॉप एंगल से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए मेरे राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर आपको एक सूमो कार नज़र आ रही होगी, एक ऑटो और एक और ऑल्टो कार। तीनों कार इस पानी के वेग से बहकर यहाँ पर आई है और जैसे ही यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया उसके बाद ये कार यहीं पर पलटकर उल्टी पड़ी हुई है। आप इस तरफ देखिए, अगर हम आपको इस तरफ दिखाने की कोशिश करें, मेरे लेफ्ट हैंड साइड इस कॉलोनी के जो दूसरे छोर है वहाँ पर भी गाड़ियों की हालत आपको देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरह एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी चढ़ी हुई है। एक गाड़ी यहाँ पर उल्टी पड़ी हुई नज़र आ रही है और जो पानी का स्तर है अभी भी गाड़ी के बोनेट के ऊपर से जाता हुआ दिख रहा है। उस कोने में गली के आप देखिए एक और बड़ी गाड़ी, शायद इनोवा गाड़ी भी है, वो भी वहाँ पर डूबी हुई नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान इन गलियों में गाड़ियों को हुआ है, क्योंकि ये अलर्ट जब हुआ था, जब पानी तेज़ी से बरसने लगा था तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, लेकिन अपना सामान गाड़ियाँ यहीं छोड़कर चले गए। और जिस तरह से लेक ब्रीच होने के बाद पानी जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर आया, करीब 10 फीट तक पानी यहाँ पर चढ़ गया और वेग इतना तेज़ था कि सारी गाड़ियाँ यहाँ पर बहती हुई चली गई। लोगों के बहुत ज़्यादा यहाँ पर माली नुकसान हुआ है, चाहे वो गाड़ियाँ हो, मकान हो, डॉक्यूमेंट्स हो, अलग अलग जो मुख्य चीज़ें हैं सारी यहाँ पर अब लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पानी में बह गई हैं। तो हैदराबाद में अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। कॉलोनी में घरों की पहली मंजिल डूबी हुई है। हैदराबाद में आज सैलाब के इस कहर के बीच लगातार लोगों को बचाने का काम भी चल रहा है। सरकारी एजेंसीज के साथ जो लोकल्स हैं वो भी बाढ़ के बीच लगातार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इस दौरान जेसीबी की मदद ली जा रही है, लेकिन इन तस्वीरों ने एक हाईटेक सिटी की पोल पूरी तरह से खोल कर रख दी है। कल शाम जब बारिश शुरू हुई तो हैदराबाद में जो मंजर नजर आया वो हिला देने वाला था। जब सुबह हुई तो तबाही के निशान साफ देखे जा सकते थे।
हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक कल की तस्वीर है, दूसरी आज की। सड़क पर सैलाब उमड़ा था, ऑटो तिनके की तरह बह रहे थे। आज भी इसी जगह पर तबाही साफ देखी जा रही है। बारिश का पानी अभी भी बाढ़ की तरह बनकर लोगों को परेशान कर रहा है। बाढ़ बनकर हैदराबाद में पिछले हफ्ते हुई बारिश से पहले ही हालात बुरे थे, वहीं अब झील टूटने से शहर में नई मुसीबत आ गई है। रात में सैलाब ने जो कहर बरपाया था वो सुबह तक मौजूद है। हैदराबाद शहर के बाढ़ प्रभावित इलाके में अभी भी मंजर खौफनाक है। सड़कों पर कमर तक पानी भरा है, कॉलोनीज डूबी हुई हैं, जगह जगह लोगों की गाड़ियां भी डूबी हुई हैं। हैदराबाद में आई इस बाढ़ के बीच पॉलिटिक्स भी हुई है। एक तरफ ओवैसी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे तो वहीं टीआरएस के पार्षद भी लोगों का दर्द बांटने गए। एक तरफ ओवैसी से स्थानीय लोग मिले, लेकिन वहीं कॉर्पोरेटर को पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ गया। लोगों ने कॉर्पोरेटर को वहां से डांट कर भगा भी दिया। बाढ़ प्रभावित इलाके में जब पार्षद पहुंचे तो उनको पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने कॉर्पोरेटर को वहां से भगा दिया। हमारे संवाददाता टी राघवन हैदराबाद में उस जगह पर पहुंचे जहां से ये तबाही आई। हैदराबाद में बालापुर झील से देखिए हमारे रिपोर्टर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल हम पहुंचे हैं बालापुर लेक के पास। ये वही जगह है जहां से लेक ब्रीच हुआ और इतना सारा पानी कॉलोनियों में घुस गया। आप देखिए ये बालापुर लेक का एक किनारा है जो कटा है। कटने के बाद पानी किस तरह से अभी भी यहाँ पर फुल फोर्स में बह रहा है। देर रात ये जो पानी का फोर्स भी बहुत ज़्यादा था और ऊंचाई भी तकरीबन 10 फीट तक थी। यही वजह है कि आप देखिए यहाँ से अगर हम आपको आगे ले चलें और दिखाएं तो ये जो सड़क आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सड़क आप यहाँ देख रहे हैं, कमिश्नर यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं हैदराबाद की जो पहुँची हैं निरीक्षण करने के लिए। आप यहाँ देखिए ये सड़क है यहाँ पर जो चंद्रायन गुट्टा को बालापुर से जोड़ती है। ये सड़क पूरी तरह से यहाँ पर टूट गई इस पानी के वेग में और पानी फिर यहाँ से आगे बढ़ता हुआ ये देखिए आप एक बड़े नाली की शक्ल लेता हुआ पानी फुल फोर्स से यहाँ से निकला और उन कॉलोनियों तक पहुँचा जिसमें हाफिज बाबा नगर, उमर कॉलोनी, फूलबाग, राजीव नगर, इंदिरा नगर, शिवाजी नगर, इन इलाकों में ये पानी जो है पूरी तरह से उन इलाकों को इस पानी ने अपने आगोश में ले लिया, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई। ये जो किनारा आप देख रहे हैं, यहीं से ये किनारा बालापुर लेक का टूटा था और यहाँ से पानी जो है वो एक बहुत तेज़ रफ्तार के साथ शहर की तरफ बड़ा चंद्रायन गुट्टा इलाके में ये सारी कॉलोनियाँ पड़ती है और इतनी बड़ी तबाही यहाँ पर हुई है। हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो परेशान हुए हैं। 20 गाड़ियाँ जिसमें 4 पहिया वाहन भी शामिल हैं, वो सारी गाड़ियाँ इस तेज़ पानी के बहाव की चपेट में आई हैं। लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। अभी भी कमर से ज़्यादा लेवल तक कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। इवैक्यूएशन रिलीफ का प्रोसेस शुरू है और GHMC के अधिकारी भी यहाँ पर इस किनारे को फिर से जोड़ने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन वेंकटेश के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, हैदराबाद। और उधर गुजरात में गिर के जंगल में शेर अपना शिकार कर रहा था। लोग सेल्फी ले रहे थे। शेर के साथ सेल्फी की सनक की एक हैरान कर देने वाली खबर देखिए मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा के साथ।